हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कॉमर्स अकेडमिया को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आंसर इन ब्रीफ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। आपको अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स है ना वो एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है बाय वे ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट के थ्रू मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के थ्रू कितना अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आंसर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज कैन कलेक्ट। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लेना है, गिवन एज अंडर, नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर्स से, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, बट ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टर से, मेंबर से और डायरेक्टर्स के रिलेटिव से ले सकती है, वो भी कितना, नॉट मोर देन 100% से ज्यादा नहीं। किसका 100% भाई? तो यहाँ पर इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का टोटल है, एग्रीगेट मतलब टोटल है, एंड उसका जो फ्री रिजर्व्स है कंपनी का, उसका 100% मतलब उसके इक्वल का ले सकती है कंपनी। डिपॉजिट्स है ना वो एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं कर सकती है, उससे लेस एंड इक्वल का कर सकती है कंपनी। Now, however, certain class of private companies, कुछ particular certain class of private companies है as specified by the company एक्ट के द्वारा स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो वो लोग है ना वो लोग more than 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स भी वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको मतलब यहाँ पे सर्टेन क्लास, इसी तरीके से आप लिख देंगे कि कुछ क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज है जिनको कंपनी ने अलाउ किया, कंपनी से एक्ट के तहत अलाउ किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। यहाँ पर हम एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहे, अदर देन एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी है कि दीज कंपनीज, ये जो कंपनी है, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट, ये फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपने मेंबर से इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स, अगर वो जो फ्रेश डिपॉजिट का अमाउंट अगर है ना प्रीवियस डिपॉजिट के अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, 25% ज्यादा हो रहा है, एक्सीड्स 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल। प्रीवियस जो यहाँ पर जब इन्होंने डिपॉजिट लिया था तो उसके 25% इसका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स जो कंपनी का है उससे किससे अगर 25% ज्यादा हो रहा है, एक्सीड्स 25% एक्सीड हो रहा है, तो फिर ये ना नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पर एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है कि फ्रॉम मेंबर से कितना ले सकते हैं, फ्रॉम पब्लिक से कितना ले सकते हैं। तो ये जो एलिजिबल कंपनी है वो अपने मेंबर से कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट, ये फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट, अगर उस डिपॉजिट का अमाउंट मिलाकर टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट, अगर प्रीवियस डिपॉजिट को मिक्स करते हैं, जब हम कॉम्बिनेशन मतलब अभी फ्रेश जो डिपॉजिट है प्लस जो प्रीवियस डिपॉजिट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पे अगर वो है ना एक्सीड करता है 10%, अगर 10% एक्सीड करता है ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब लेस देन 10% लेना है, इसका मतलब एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का। देन फ्रॉम पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स, ये लोग फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स, अगर इनका जो अमाउंट है डिपॉजिट्स का प्रीवियस डिपॉजिट के अमाउंट दोनों का साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सीड करता है, ज्यादा होता है 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स के से 25% ज्यादा होता है प्रीवियस एंड करंट जो डिपॉजिट वो लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर 25% ज्यादा होता है पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से, तो फिर वो फ्रेश डिपॉजिट्स है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी। नाउ गवर्नमेंट कंपनी को लेकर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिक से,
कितना, तो नॉट एक्सीडिंग मतलब है ना कम, मैक्सिमम 35%, नॉट एक्सीडिंग जहां पे भी शब्द आता है, वर्ड आता है, तो आपको याद रखना कि मैक्सिमम 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी का एंड पेड अप शेयर कैपिटल का 35% ही ये लोग है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर में एडवर्टाइजमेंट में क्या कंटेंट्स होंगे, मतलब सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या मेंशन होगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेकर। तो आंसर 2, इफ अ कंपनी इनवाइट्स, अगर कंपनी इनवाइट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से है ना डिपॉजिट्स वो चाहती है, तो उसे ना इशू करना होता है सर्कुलर। हम सभी जानते हैं कि उसे सर्कुलर इशू करना होता है प्राइवेट कंपनी को। तो बट इफ इट इनवाइट्स, और अगर वो इनवाइट करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक कंपनी, पब्लिक से, अगर सॉरी नॉट पब्लिक कंपनी, फ्रॉम द पब्लिक, तो कंपनी हैज टू इशू एन एडवर्टीजमेंट। तो फिर इस केस में ना कंपनी को है ना एडवर्टीजमेंट इशू करना होता है। नाउ कंटेंट्स कौन कौन से होंगे सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट के, तो स्टेटमेंट अबाउट कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब बैलेंस शीट दिखाई जाएगी यहाँ पे। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में उनके स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे कंपनी को, तो उसकी कंटेंट्स कंपनी को देने होंगे एडवर्टीजमेंट में, सर्कुलर में। देन द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड डिपॉजिट का जो पोर्शन है, कॉम्बिनेशन है, रेशियो है ऑफ फ्रेश इशू, वो बताना होगा। एंड देन क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कौन सी क्रेडिट रेटिंग इनको ऑब्टेन हुई है, AA++ है क्या, B++ है क्या, तो ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट है, ये ओनली फॉर एलिजिबल जो कंपनी है उनके लिए मस्ट है। नाउ डिटेल्स ऑफ द स्कीम, डिटेल्स ऑफ द स्कीम, फिर नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टीज के नेम एंड अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट्स ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनी। और अगर कंपनी ने प्रीवियसली अगर कोई अमाउंट है ना डिपॉजिट का एक्सेप्ट किया है, तो उसकी डिटेल, उसका अमाउंट भी बताना जरूरी होगा। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी का कौन से रूल्स, कौन से प्रोविजंस होंगे, तो व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, जब सिक्योर डिपॉजिट्स इशू करते हैं तब कंपल्सरीली डिपॉजिट ट्रस्टी है ना वो अपॉइंट करने जरूरी हो जाते हैं। तो एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी, वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। तो द ट्रस्टीज प्रोटेक्ट, जो ट्रस्टी है, द ट्रस्टीज प्रोटेक्ट the interest of the depositor in case a company defaults in repaying the depositors. The trustees protect the interest of the depositor, depositor का फायदा, depositor का फेवर लेते हैं। ये जो डिपॉजिट ट्रस्टीज होते हैं वो अगर कंपनी उनको रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं होती है, फेल हो जाती है, फेलियर हो जाती है, तो ये लोग जो एसेट्स के ऊपर जो चार्ज लगता है तो उसी हिसाब से सेफगार्ड करते हैं, फिर उनको पैसा दिलवाने में हेल्प करते हैं। नाउ कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विथ, कंपनी को साइन करना होता है कॉन्ट्रैक्ट अपने डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ, उसे बोला जाता है ट्रस्ट डीड, वी कॉल इट एज अ ट्रस्ट डीड। एंड इट कंटेन्स, और इसमें क्या होता है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें मेंशन होते हैं। एंड द डीड हैज टू बी साइन, यहाँ पर डीड भी साइन करनी होती है एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। सर्कुलर इशू करने के और एडवर्टीजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले है ना ये डीड साइन करवा के लेनी होती है, ट्रस्ट डीड। देन द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन, डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 डिपॉजिटर्स की रिक्वेस्ट पर या खुद से वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। कैन कॉल द मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग, तो ऑल डिपॉजिटर्स, सारे डिपॉजिटर्स की मीटिंग बुलाते हैं। अगर कंपनी है ना इन्हें पेमेंट नहीं करती है, कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग द डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का पैसा देने में सक्षम नहीं होती है, पेमेंट नहीं करती है, तो उस केस में फिर सारे के सारे जो डिपॉजिटर्स है उनकी मीटिंग बुलवाता है ट्रस्टी।
नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो 4 टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो द 4 टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स आर एज फॉलोज। पहला, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स नॉट मोर देन, मतलब 100% से ज्यादा नहीं। 100% किसका? तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 100%। देन हाउएवर कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज है जो है ना कंपनी एक्ट में है ना स्पेसिफाई किए गए हैं, खाली उन्हीं कंपनी को छूट है कि वो 100% से ज्यादा भी वो लोग है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। देन पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, तो दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट, ये लोग है ना फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने मेंबर से इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट, अगर उस डिपॉजिट का जो अमाउंट है टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट, पहले का डिपॉजिट प्लस अभी के डिपॉजिट अगर है ना मिलाकर अगर है ना 25% एक्सीड कर रहा है, एक्सीड्स 25%, अगर ये 10%, 12% इस तरीके से करता है, 20% तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक्सीड करता है अगर 25% ऑफ द एग्रीगेट टोटल पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 25% एक्सीड कर रहा है ये, मतलब 125% जा रहा है अगर ये, तो फिर है ना कंपनी इशू नहीं कर सकती, कैन नॉट इशू, उससे कम ही करेंगे, मतलब लेस देन 25% होना चाहिए। हम बोल सकते हैं लेस देन 25% चल जाता है, लेकिन 25% के ऊपर नहीं चलता। नाउ एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन नॉट इशू, ये लोग है ना फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रेश डिपॉजिट अगर उनका जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है और प्रीवियस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो दोनों मिलाकर अगर 10% एक्सीड कर रहा है, अगर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा हो रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो फिर उस केस में वो लोग है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट। एंड फ्रॉम पब्लिक, तो फ्रॉम पब्लिक बोलेंगे तो कैन नॉट एक्सेप्ट, पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी पब्लिक से है ना नहीं फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती अगर उनका एक्सीड हो जाता है, 25% से ज्यादा हो जाता है उनका पहले का जो प्रीवियस डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट है वो मिलाकर 25% ज्यादा हो जाता है, एक्सीड करता है अगर एग्रीगेट टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से 25% ज्यादा हो जाता है, तो नहीं वो लोग एक्सेप्ट कर सकते, मतलब उससे कम में वो लगा एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमको इस तरीके से याद रखना है। देन गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल के 35% एंड फ्री रिजर्व्स के कॉम्बिनेशन के 35% से ज्यादा नहीं कर सकते, अप टिल 35% वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 35% वो लोग नहीं कर सकते एक्सेप्ट। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ये भी जरूरी होता है कि कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करना होता है कंपनी को, ताकि है ना उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, इट विल इंक्लूड द डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, जो अप्लाई कर रहा है उसके डिक्लेरेशन होगी दैट द डिपॉजिट ही इज मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड, ये पैसा किसी से भी बोरो करके बंदे ने ना डिपॉजिट नहीं किया है, कंपनी में डिपॉजिट नहीं किया है। देन जॉइंट नेम्स, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम ऑफ डिपॉजिटर बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स, 3 से ज्यादा नाम नहीं होने चाहिए। देन नॉमिनेशन, तो एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम, कोई भी डिपॉजिटर किसी भी समय पर उसे ना अपना नॉमिनी अगर पर्सन चेंज करना है तो कर सकता है, राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज ए नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी के नाम पे हो जाता है वो। नाउ जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, तो ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना है, आपको इसको कि भाई ये सही है क्या, ये बात सही है, तो हाँ, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स, a public company other than eligible company can accept deposits from its members or directors, and eligible public company can accept deposits from their members and also from the public. There are certain regulations regarding accepting deposits from the public, so hence all companies cannot accept deposits from public. तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा, आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। The next, there is
a limit or restriction on the amount that a company can collect as a deposits. So a private company can accept deposits from its members or directors or relatives of directors not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserves. Now पब्लिक कंपनी अदर देन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस तो होता है ना अमाउंट पे कलेक्ट करने के लिए, अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस होता है. अदर देन एलिजिबल कंपनी पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम. घूम फिर के वही आंसर आ रहे हैं, खाली है ना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, इसलिए आपको इस सिस्टमेटिकली लर्न करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है. इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सीड 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री reserves of the company, then eligible public company का भी cannot accept fresh deposits of such if such amount deposits together with the previous deposit exceed 10% of what the aggregate paid up share capital and free reserves from its members, and cannot accept fresh deposits if the amount of such deposits together with previous deposit exceed 25% aggregate of पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स फ्रॉम द पब्लिक. तो आपको याद रखना है कीवर्ड कि पब्लिक से 25% से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए पब्लिक से एक्सेप्ट करने के लिए, एंड ना अपने मेंबर से एक्सेप्ट करने के लिए 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए भी. तो एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक not exceeding 35% of the paid up share capital and free reserves of the company. So thus there is a limit. इसीलिए वहां पर हर एक कंपनी में देखो लिमिट है. There is a limit on restriction on this limit of or restrictions on the amount that a company can collect as a deposits. Then third one है यहाँ पर कि कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट. तो हाँ यस, इफ अ कंपनी इनवाइट्स, अगर कंपनी इनवाइट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स तो उसे इश्यू करना होता है सर्कुलर. बट इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक देन कंपनी हैज टू इश्यू एन एडवर्टीजमेंट. तो इश्यू करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट. नाउ अभी इसकी एक कॉपी है ना रजिस्ट्रार के पास में भी देनी होती है, तो कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, और उसका वो सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स है, और उनको साइन करने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करवाना होता है सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट को. देन ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है ना कैन इश्यू सर्कुलर. उसके बाद ही मतलब 30 दिन पहले, इसका मतलब ये है कि एडवांस में, अब जब उन्होंने प्लान कर लिया कि भाई एडवर्टाइजमेंट देना है या सर्कुलर भेजना है मेंबर्स को, तो एडवांस में 30 दिन पहले है ना उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में इसकी कॉपी जमा करवानी होगी. उसी के बाद है ना वो अपने मेंबर्स को सर्कुलर भेज सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर में. नाउ फॉर इन्वाइटिंग द पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए कंपनी हैज टू पब्लिश द एडवर्टीजमेंट. अभी है ना पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए कंपनी के लिए ये कंपल्शन है कि वो एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंड दूसरा वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, मतलब जिस स्टेट में वो कंपनी है का हेड ऑफिस है, जिस स्टेट में लोकेटेड है रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, तो उस स्टेट की लैंग्वेज वाले पेपर में भेजना होगा, सर्कुलर देना होगा, एडवर्टीजमेंट देना होगा. हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट where the company's registered office is located. Hence, company has to fulfill certain provisions related to the issue of circular or advertisement. Now, while issuing secure deposits इश्यू करने के टाइम पे कंपनी हैज टू अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है. तो हाँ करना पड़ता है, हमने तो इसको स्टडी किया है. अब हमको इसको इसी आंसर को हम लिखने वाले हैं कि भाई क्यों करना पड़ता है, क्या करते हैं ट्रस्टीज, उनका क्या काम होता है, और ये कब तक ये लोग जो है इनमें जो ट्रस्ट डीड साइन होनी चाहिए, वही सब हमको लिखना है वापस से. तो यहाँ पे when issuing secure deposits, eligible companies and public companies have to appoint one or more deposit trustee, and the trustee है ना वो क्या करते तो प्रोटेक्ट करते द इंटरेस्ट ऑफ द depositor in case a company defaults in repaying the depositors and company signs a contract with the deposit trustee called as trust deed and it contains the terms and conditions of the contract. contract के terms and conditions उसमें mention होते हैं, इसमें ट्रस्ट डीड में मेंशन होते हैं. और ट्रस्ट डीड है ना वो है ना कंपनी को साइन करवाना, कंपनी और डिपॉजिटर के जो डिपॉजिट ट्रस्टी उनके बीच में साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है.
तो उसे ट्रस्ट डीड बोला जाता है। नाउ द कंपनी हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर, 7 दिन पहले, सर्कुलर डालने के पहले, एडवर्टीजमेंट देने के 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 दिन पहले कंपनी को है ना डीड साइन करना जरूरी होता है, करवा के लेना जरूरी होता है। और फिर बाद में द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन, अगर है ना उनको जरूरत पड़ी डिपॉजिट ट्रस्टी को, अगर है ना मीटिंग बुलाने की डिपॉजिटर्स की, ऑल डिपॉजिटर्स की, तो वो है अपने आप से भी मीटिंग बुला सकते हैं, या फिर अगर दूसरे डिपॉजिटर, अगर है ना टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर 100% है तो 100 का 1/10 डिपॉजिटर्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं डिपॉजिट ट्रस्टी को मीटिंग बुलाने के लिए, इन केस कब, जब कंपनी उनको पेमेंट नहीं देती है, तो उस केस में फिर इस तरीके से मीटिंग बुलाई जा सकती है, डिपॉजिटर कैन कॉल मीटिंग। सो दस कंपनी हैज टू अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी वाइल इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट। सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और कुछ नहीं, घुमा फिरा के वापस वही आंसर्स आ रहे हैं, एक बार याद हो जाता है, फिर आपको कहाँ पे कौन सा आंसर लिखना है, क्वेश्चन समझ में आता है तो आप आंसर आराम से लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे 5th है, कंपनीज हैव टू क्रिएट अ चार्ज ऑन देयर टेंजिबल एसेट्स वाइल इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट। तो हाँ सही बात है, सिक्योर डिपॉजिट्स के लिए तो है ना उन्हें अपने गिरवी रखने पड़ते हैं एसेट्स को। आंसर, सिक्योर डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट फॉर विच द कंपनी हैज टू पुट अप tangible assets as a guarantee for the deposit and it provides security to the depositor, depositor को security provide करता है। and if a company, अगर कंपनी है ना ऑफर करती है सिक्योर डिपॉजिट, तो उसे ना क्रिएट करना होता है, चार्ज क्रिएट करना होता है अपने टेंजिबल एसेट्स पे, वो भी कब तक, विद इन 30 दिन, विद इन 30 days ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक बार है ना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर उनको ये काम टास्क कंप्लीट करना होता है। हेंस द कंपनी हैव to create a, companies have to create a charge on their tangible assets while issuing secure deposits। तो इस तरीके से लिखना है आपको आंसर। नाउ 6th one, company issuing deposits must ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो ये रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट है ना, ये खोलना कंपल्सरी होता है, DRR जिसे बोला जाता है। तो एवरी कंपनी, हर एक कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, हैज टू ओपन इन अ, और कहाँ पे खोला जाता है, तो शेड्यूल्ड बैंक में खोला जाता है, शेड्यूल्ड बैंक और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। और हर साल इसमें उन्हें या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल के पहले उनको है ना डिपॉजिट जमा कराना होता है, और वो डिपॉजिट भी इस DRR अकाउंट में, वो डिपॉजिट भी है ना नॉट लेस देन 15%, 15% से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 15%, इसका मतलब उन्हें जमा कराना होता है। 15% से ज्यादा कराते तो उनकी मर्जी। 15% किसका, तो जो डिपॉजिट उन्होंने एक्सेप्ट किया है उस मैच्योरिंग डिपॉजिट मैच्योरिंग का जो अमाउंट है कि मैच्योर होने पे कितना वो कंपनी है ना लोगों को देने वाली है पैसा, तो वो मैच्योर्ड अमाउंट पे है ना कंपनी को 15% का जमा कराना होता है हर साल ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। देन दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, और ये अकाउंट किसके लिए यूज होता है, खाली है ना रीपेइंग डिपॉजिट का पैसा रीपेमेंट करने के लिए खाली ये अकाउंट को यूज किया जाता है। एंड इट हैज टू फॉलो सर्टेन प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस इनको फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। एंड दस कंपनी इशूइंग डिपॉजिट मस्ट ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी क्विकली ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्विकली कंप्लीट कर देते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंपनीज दैट कैन रेज डिपॉजिट्स अलोंग विद द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन रेज एज डिपॉजिट्स। तो टाइप्स ऑफ कंपनी, कौन कौन से कंपनीज है जो अमाउंट को है ना रेज कर सकते हैं डिपॉजिट्स के वाया डिपॉजिट। तो पहले तो हमको है ना कंपनी का मीनिंग कौन कौन से कंपनीज है तो उनको लिखना होगा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स इज वन ऑफ द सोर्सेस। ये एक टाइप का सोर्स है क्योंकि 8 मार्क्स के लिए आता है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको फिर थोड़ा आंसर इसको डिटेल में लिखना होगा। ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ कंपनी एंड इट इज चीपर टू, और ये क्यों कंपनी ऐसा करती है, क्योंकि ये चीपर होता है टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स। नाउ ऑल कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। तो ये जो लिस्ट है ये सारी नहीं करने वाली कंपनी है कि बैंकिंग कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं कर सकती, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है डिपॉजिट्स। नाउ सच अदर कंपनी, और बाकी के दूसरे कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई करती है हैव टू कॉम्प्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ ए सेक्शन
73 to 76 of Companies Act 2013, and B, Companies Acceptance of Deposits Rule 2014 and Directives issued by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस भेजी जाती है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो वही कंपनी है ना यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है। बाकी ये जो है ना बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस वाली जो होती है फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं कर सकती है। नाउ the companies that can collect deposits from the members or directors or relatives of the directors, उनसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी किस किस से एक्सेप्ट कर सकती है, तो कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। और जो अमाउंट है वो जैसे हमने स्टडी किया कि इट शुड नॉट एक्सीड, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, 100% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 100% तक ठीक है, 100% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और किसका 100%, तो उसका जो एग्रीगेट टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से 100% ज्यादा, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 100% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज है जिसको कंपनीज एक्ट के तहत अलाउ किया गया, तो वही कंपनी मोर देन 100% एग्रीगेट एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ बी कंपनी है कि पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, तो ये लोग जो होते हैं वो लोग खाली अपने मेंबर से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो नॉन एलिजिबल है ना, पब्लिक अदर देन एलिजिबल है, वो खाली अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है। और वो भी है ना फ्रेश, अगर फ्रेश की बात आती है तो वो मतलब 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 25%। किसका 25%, तो इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी का, जिसमें भी है ना डिपॉजिट्स विद द प्रीवियस डिपॉजिट, इसका पहले का जो डिपॉजिट है प्लस जो करंट डिपॉजिट है उसका एक्सीड्स 25%, उससे 25% उसका एग्रीगेट टोटल का नहीं होना चाहिए। नाउ एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो ये वाली जो कंपनी है ये लोग है ना अपने मेंबर्स से कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर मेंबर्स से लोग 10% ले सकते हैं, 10% एटलीस्ट मैक्सिमम 10% से ऊपर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड एलिजिबल कंपनी ये लोग फ्रेश अगर डिपॉजिट अगर ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो इनका जो पहले का डिपॉजिट है एंड इनका जो नया डिपॉजिट है उसका वो डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो है ना 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द एग्रीगेट का मतलब 25% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। नाउ एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग, अभी ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, तो ये कंपनी है जिसका जो नेट वर्थ है ना वो है ना 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़। एंड उनका जो टर्नओवर होता है वो 500 करोड़ से, इट शुड नॉट बी लेस देन 500 करोड़, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। एंड विच ऑप्टेन, और इनको भी है ना पहले से एडवांस में अप्रूवल लेना होता है शेयर होल्डर्स का थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर इन्हें एक्सेप्टेंस करना है कि नहीं करना है, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस लेना है कि नहीं लेना है, तो उन्हें परमिशन लेनी होती है यहाँ पर। देन गवर्नमेंट कंपनी है वो लोग है ना 35% से ज्यादा एक्सेप्टेंस है ना वो नहीं डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते पब्लिक से। और 35% किसका, तो उनके पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 35%। Now second question, explain the provisions related to the circular or advertisement for inviting deposits। so यहाँ पे मैं पहले भी आपको इसको एक्सप्लेन कर चुकी कि ये है ना मेंबर्स को इनविटेशन भेजने के पहले ये सर्कुलर है भेजा जाता है या एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, इनवाइट करते हैं तो किसके वाया कैसे उनको इंटीमेट करेंगे, कैसे बताएंगे कि कंपनी है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है ना वो इशू करिए, तो उसके लिए कंपनी को सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। और उसमें जो कंटेंट क्या क्या होंगे तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट देना होगा, देन कंपनी सिक्योर्ड वाला करिए कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट की इशू करिए वो बताना होगा, फिर उन्हें कंपनी को क्रेडिट रेटिंग कौन सी मिली है वो बताना होगा, फिर उन्हें डिटेल बतानी होगी स्कीम की, डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम बताने होंगे और कंपनी को कितने अमाउंट है ना कंपनी ने पहले प्रीवियसली ओल्ड उनका जो डिपॉजिट उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसका अमाउंट भी बताना होगा। फिर उसके बाद में कंपनी को एक कॉपी है ना फाइल करनी होगी, एक कॉपी जमा करानी होगी रजिस्ट्रार के पास में, और ये जो सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट है ये उसके बाद ही कंपनी है ना इशू कर सकती है, 30 दिन
मतलब आफ्टर 30 डेज, मतलब 30 दिन पहले एडवांस में पहले रजिस्ट्रार के पास जमा कराओ, बाद में है ना इशू करो सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इन सिंपल। और उसके बाद में कंपनी ये सर्कुलर के, अगर कंपनी है ना एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो ठीक है, लेकिन सर्कुलर दे रही है तो कैसे भेजेगी? तो कंपनी कैन सेंड द सर्कुलर टू द मेंबर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजेगी, या स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू भेजेगी। एंड फॉर इन्वाइटिंग द पब्लिक कंपनी हैज टू, और अगर एडवर्टाइजमेंट डाल रही है तो उसे एडवर्टाइजमेंट एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और दूसरा पेपर है ना वहां का जो जिस स्टेट में कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, जहां पे सिचुएटेड है, उस स्टेट की लैंग्वेज वाले पेपर में उनको है ना एडवर्टाइजमेंट देना होगा। एंड वैलिडिटी क्या होगी सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट की? तो यहाँ पे द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इज वैलिड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए वैलिड है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड से विच इट इज इशूड, और द डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग वॉज हेल्ड। एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई थी, या फिर उसका जो फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ था, उसके 6 महीने तक का ही वैलिड है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता है, या एनुअल जनरल मीटिंग या फिर फाइनेंशियल ईयर जो भी पहले है, उसके 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। देखो घुमा फिरा के आंसर्स वही आ रहे हैं, जैसे ये देखो इसमें क्या था, हमको एक दो का हमने मर्ज किया और वही आंसर हमको लिखना है, तो डिफिकल्ट तो नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और आपको लिखने की टेक्निक पता है, स्किल है आप में राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होती है, आपको ये नोट्स लिखते रहना है, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में भी है ना आंसर्स लिखने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, एंड प्लस हमारी कॉमर्स अकेडमिया की जो फैमिली जो बन रही है वो भी ग्रो होगी, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।